जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के लिए एक और टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ये गैप हो गया है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मटेरियल एग्जाम से पहले कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मटेरियल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ ताकि एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहे। इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। तो चलिए, नए साल का नया टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट पेपर कंप्लीटली सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है। तो चलिए, इस टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए से शुरू करते हैं, जो आप सभी को पता होगा कि किसका है, जीके का है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीके का। भूपेन हजारिका, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर बना है? भूपेन हजारिका इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, ऑन विच रिवर इज इट बिल्ट? तो कौन सी रिवर, जो नदी है, उस पर भूपेन हजारिका जो पुल है वो बना हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहित। नेक्स्ट है, शब्द जो गैम्बिट है वो किस खेल से संबंधित है? द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम? तो फ्रेंड्स, गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? अगर आपने चेस यानी कि शतरंज खेला होगा तो आपको पता होगा, ये एक पारी का नाम है। स्टार्टिंग में जो कोई सी पारी खेली जाती है उसे गैम्बिट कहा जाता है। जिस तरह से चेकमेट होता है, लास्ट में एंडिंग में जब फिनिश होने वाला होता है गेम और चेकमेट कहा जाता है, इसी तरह से गैम्बिट भी क्या है, एक ये पारी है शतरंज यानी कि चेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है? विच शेप इज मेड इन द डेकोरेशन ऑफ भारत रत्न? तो भारत रत्न के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये देश का क्या है, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? ये कला, साहित्य, खेल इत्यादि में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो है सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी आकृति इसमें निर्मित होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सी आकृति निर्मित होती है? सूर्य की आकृति, द शेप ऑफ द सन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ द जापान? आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जापान की मुद्रा का क्या नाम है फ्रेंड्स? येन। तो ये थे हमारे जीके के 5 क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो करंट एग्जाम हुए हैं उनमें पैटर्न यही है, 5 जीके के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का है, 8, 3, 11, 14 और 25। ये एक सीरीज़ और यहाँ की आपको नेक्स्ट टर्म पूछी है। तो फ्रेंड्स, सीरीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर बड़ा है और यहाँ छोटा है, फिर बड़ा है, लेकिन यहाँ छोटा नहीं है। अगर इस तरह से सीरीज़ होती है कि यहाँ पर नंबर बड़ा है, यहाँ छोटा, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा, तो वो मिक्स सीरीज़ होती है, 2 सीरीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरीज़ बढ़ती ही जा रही है, सिर्फ बीच में है एक नंबर छोटा आ गया है। या तो सीरीज़ बढ़ती है या घटती है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उसको प्लस या माइनस करके चेक करना है कि कितने नंबर प्लस या कितना नंबर माइनस हो के सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इस तरह की सीरीज़ हो कि बीच में एक छोटा सा नंबर आ जाता है और फिर सीरीज़ नॉर्मली चल रही है, तो उसका मतलब ये है कि इसको आपको ट्राई करना चाहिए कि जो 2 नंबर स्टार्टिंग है इनको हम जोड़ के देखें। तो 8 3 कितना होगा फ्रेंड्स? 11। 11 और 3 14। 14 और 11 25 और 25 और 14 कितना होगा? 5 4 9 और 2 1 3 39। तो इस तरह से आप ये वाली सीरीज़ को ध्यान रखिए। इस तरह से आप एग्जाम में ज़रूर सॉल्व करना ये ट्रिक अप्लाई करके। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखे रखिए और नेक्स्ट टर्म पूछिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी एग्जाम में आती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें सीरीज़ को, तो यहाँ पर 2 4 6 8 पहले नंबर चेक कर लेते हैं, बाद में अल्फ़ाबेट्स चेक करेंगे। तो ये इवन इवन 2 2 नंबर जुड़ जुड़ के आगे बढ़ रही है। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा? 10। ठीक है, ये तो हो गया। अब अल्फ़ाबेट पे आते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी सीक्वेंस में चल रहा, तो यहाँ पर ई आएगा। यहाँ पर जेड, जेड के पहले वाई आता है, उसके पहले एक्स, और डब्ल्यू के पहले क्या आता है? वी। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमारा जो मिसिंग टर्म मिला फ्रेंड्स वो क्या मिला? 10 ई वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करके ये वाला नंबर या फिर ये वाला जो भी टर्म है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो पी एस टी का यहाँ पर इन्होंने वैल्यू 55 दे के रखा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर आपको नंबर दे के रखे हैं अल्फ़ाबेट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनकी जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं, जैसे ए के लिए 1 होता है, जेड के लिए 29, बी के लिए 2, वो यूज़ करें हैं, या फिर उनमें कोई रिलेशन करके नंबर बनाया गया है। तो यहाँ पर पी के लिए मैं बता दूँ आपको, पी के लिए फ्रेंड्स क्या यूज़ होता है?
पी के लिए 16, एस के लिए 19 और टी के लिए 20। अब ये जो नंबर है मुझे कैसे याद रहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके लिए पर्टिकुलर नंबर 1 से लेकर 26 तक तो आप याद रख नहीं सकते। इसको याद रखने की एक ट्रिक है जिसके ऊपर मैंने मैथ्स का वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो उस तरह से मुझे भी याद है, तो आप भी याद उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो 16 और 9 और ये 9 और 6 15, कैरी 1 2 और 1 3 4 5 55, मतलब ये सम करके आ रहा है। इसी तरह से NPR का भी अगर हम करें तो इसके लिए हमें इसका नंबर याद होना चाहिए। तो N के लिए फ्रेंड्स यूज़ होता है 14, P के लिए अभी यूज़ करा हमने 16, R के लिए 18। ठीक है, अब इनका हम सम करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 और 18 का 8, कैरी 1 3 और 1 4, 48 इनका सम आएगा। तो यहाँ का जो नंबर मिलेगा फ्रेंड्स वो क्या मिलेगा हमें, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PRABA अक्षरों को कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाए और इसको इस तरह से लिखा जाए तो इसको किस तरह से उस कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये अल्फ़ाबेट है और इसके लिए नंबर यूज़ कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट क्या हुआ है कि जैसे PRABA को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसके नंबर है 2, P के लिए 2 यूज़ किया गया, R के लिए 7, A के लिए 5 और B के लिए 9 और A के लिए 5। इस तरह से इनके प्लेस पर नंबर यूज़ कर लिया और कोडिंग की गई है। इसी तरह से हम THILA और K की कोडिंग भी कर लेते हैं। T के लिए 3, H के लिए 6, I के लिए 8, L के लिए 4, A के लिए 5 और K के लिए 1। तो यहाँ पर किसका पूछा है, BHARATH और I। तो B के लिए क्या यूज़ किया फ्रेंड्स, यहाँ पर 9। चलिए 9 लिख लिया। H की प्लेस पर 6 यूज़ करेंगे कोडिंग के लिए, A की प्लेस पर 5, R की प्लेस पर यहाँ पर 7 यूज़ किया गया है, A की प्लेस पर अगेन 5 और यहाँ पर T है, T की प्लेस पर क्या यूज़ किया गया है, 3 और H की प्लेस पर 6 और I की प्लेस पर एट लास्ट में क्या यूज़ किया गया है, कहाँ है I, 8। तो हमारा जो नंबर मिला फ्रेंड्स क्या मिला, 9 6 5 7 5 3 6 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन होते बहुत इजी लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू अपने घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जा रहा है। साउथ आप सभी को पता है डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ में जा रहा है, कितना चला वो, 5 किलोमीटर। अब वह उसके दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं उसका मतलब ये है कि वो कहाँ मुड़ रहा है उसका, अब उसका दायां किधर होगा फ्रेंड्स, ये उसका दायां है तो उसका दायां मुड़ के वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है तो उसका बायां फ्रेंड्स किधर होगा, बायां मतलब उसका लेफ़्ट में मिलकर मुड़कर ये कहाँ चलता है, ये 2 किलोमीटर चला, उसका लेफ़्ट इधर होगा। तो यहाँ 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा है फ्रेंड्स, कौन सी दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन सी जो कि मैथ्स का है। आप सभी को पता होगा मैथ्स के 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है आप यहाँ से कमा सकते हो। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से करिएगा क्योंकि अभी जो रिसेंट पेपर हुए हैं उसमें मैथ्स का इतना हाई लेवल नहीं पूछा है, लो लेवल मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और ज़्यादातर डेफिनेशंस पे भी ध्यान देना है, जैसे ज्योमेट्री वगैरह है, यहाँ से डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले ज़रूर याद कीजिएगा, एंड टाइम पे नोट कर लीजिएगा कॉपी में और एक दिन पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि मैथ्स में बिना फॉर्मूले के आपके क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आप एंड टाइम पे भूल जाते हो। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं मैथ्स का। यहाँ पर x³ - 27 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये x³ - 27, अब फैक्टर्स तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालना आता है, इसके नहीं, तो इसके कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है फ्रेंड्स, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ हम लगा देंगे a³ - b³ का फॉर्मूला। वो क्या होता है, वो होता है a - b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू b, ये होता है। तो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वो हो जाएगा x - 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3x।
तो इसके जो फैक्टर्स निकले फ्रेंड्स वो क्या निकले, x-3 और x² + 3x + 9। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए a³ - b³ का। तो ये जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है इनको जरा आप याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3s / 4:5 / 6 का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म सरलतम रूप बताना है। तो सरलतम रूप क्या होगा फ्रेंड्स इसका, ये हम जैसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया वैसा लिख लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 6 = 18, 5 × 4 = 20। अब इसको और डिवाइड किससे हो रहा है, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 9:10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू को विनोद से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो विनोद को सोनू से कितने प्रतिशत अंक कम मिलेंगे। सोनू गेट्स 10% मोर मार्क्स देन विनोद, देन व्हाट % ऑफ मार्क्स डज विनोद गेट लेस देन सोनू। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं आपको परसेंटेज में करवा चुकी हूँ। परसेंटेज के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है जिसमें परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस है वो सभी मैंने इंक्लूड करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पर। फॉर्मूला ये था फ्रेंड्स कि a / 100 ± a × 100%, ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा आप। और ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो कि उसको इससे ज़्यादा मिला है तो उसको उससे कितना कम मिलेगा, अगर इसको इससे ज़्यादा मिला है तो उसको इससे कितना कम मिला, इस तरह के, या फिर इसको इससे तक कम मिला तो उसको इससे कितना ज़्यादा मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, यहाँ पर अंक है और कोई सी चीज़ भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना। अब यहाँ पर प्लस माइनस का ये कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा दिया हो स्टार्टिंग में तो आपको प्लस वाला जो फॉर्मूला वो यूज़ करना है, अदरवाइज़ कम दिया हो तो माइनस वाला। तो यहाँ पर अधिक दिया तो हम प्लस वाला यूज़ कर लेंगे। तो और ये भी बता दूँ यहाँ पर ए क्या है, जो आपको परसेंटेज अधिक दिया है वो, तो ए क्या है 10, 100 प्लस लेंगे क्योंकि अधिक दे के रखा है 10 × 100 और ये परसेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 × 100 110। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100 / 11, 11 9 = 99.0 और 11 9 = 99, 9.09। तो ये लगभग किससे मैच कर रहा है हमारा, ये ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 9.0 समथिंग इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनमें से 11 की औसत आयु 11 वर्ष है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 12 लड़के, इनकी औसत आयु 12 दे के रखिए, तो यहाँ से 12 लड़कों का सम निकल जाएगा फ्रेंड्स। वो कितना निकलेगा, 12 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है। इसी तरह से 11 लड़कों का इन्होंने औसत कितना दे के रखा है, वो है 11। तो यहाँ से भी हम 11 लड़कों का सम निकाल लेंगे जो कि कितना निकलेगा, 11 और 11 121 होता है। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन की वैल्यू पुटअप कर देंगे केस से, तो 12वें लड़के का जो आयु है, एज है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 121 + x12 हो जाएगा = 144 - 121। इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो 12वें लड़के की जो एज है वो कितनी आएगी, 4 - 1 3 और 14 - 2 2, 23 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो 12th बॉय है उसकी एज कितनी है, 23 साल, 23 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं उनका अनुपात 3:4 के अनुपात में है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम इतना दे के रखा है, तो इनमें से बड़ी संख्या आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, आईएमपी, इसको टिक कर लीजिए। कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कैसे करना है। दो संख्याएं हैं तो हम मान लेते हैं 3x और 4x, रेशो में दे रखा है इसलिए 3x और 4x हम इसे मान लेंगे। अब उनका जो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम है फ्रेंड्स वो कितना दे के रखा है, 84। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एचसीएफ का कंसेप्ट क्या होता है। एचसीएफ का कंसेप्ट फ्रेंड ये होता है, हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि एचसीएफ में हम जब दो नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं तो उन दो नंबरों में जो कॉमन नंबर आते हैं ना, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये दो नंबर है, मान लिया हमने 3x और 4x है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एचसीएफ एलसीएम में कि दो नंबरों का गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो नंबर हमारे हैं 3x और 4x, HCF AX, LCM है 84। तो यहाँ से यहाँ से हम AX कैंसिल कर देंगे, x वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 3, 7 = 21। x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली हमें यहाँ पर,
7, बट हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 4x। 4 इंटू 7 कितना होगा, 28, 7 चौक 28। तो जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर आपको बतानी है। सम ऑफ मनी बिकम, सम ऑफ मनी, ठीक है, कोई सा भी धन जो है वो स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसको 4 गुना बोला है उन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट जो हमें, क्योंकि लास्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हमें मिलता है अमाउंट, तो अमाउंट है वो किसका, स्वयं का, यानी कि प्रिंसिपल का 4 गुना। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, बनाना आपको आना चाहिए। उसका 4 गुना हो जाता है तो आपको ब्याज की दर बताना है। अब अमाउंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है, 4 गुना, वो हमने पुटअप कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आप सभी को याद हो ही गया होगा, बहुत ईजी है, प्लस पी को हम इधर लेके आ जाते, हो जाएगा 3p इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये p से p कैंसिल हो गया। और यहाँ पर एक और बात है, हमने किसकी वैल्यू पुटअप नहीं करी, टाइम की। टाइम कितना दिया हुआ यहाँ पर 15, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10। तो r की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी मिलेगी हमें, 20%। तो कितना दर में वो 4 गुना हो जाएगा, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को 28 मीटर लंबी डोरी से एक खंबे से बांधा गया है। तो ये खंबा मान लिया हमने, यहाँ से कितनी 28 मीटर लंबी एक रस्सी है, इससे घोड़े को बांधा गया है। अब क्या बोला गया है इन्होंने कि एक क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। तो जो घोड़ा मैक्सिमम कितना एरिया कवर करेगा, मैक्सिमम इतना एरिया कवर करेगा ना जितनी उसकी वो रस्सी है। तो इसका मतलब ये कि एक रस्सी के बराबर के जो है एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल बनाएंगे, इतना एरिया ये घोड़ा चढ़ सकेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्षेत्र पूछा है, कितना क्षेत्र, तो ये पूरा सर्कल है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता, पायर स्क्वायर होता है, तो इतना एरिया वो चढ़ सकेगा। बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7। आर की वैल्यू कितनी देके रखी है, 28 मीटर रस्सी है, तो ये 28, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88, 88 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे। मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्रेक कर रही हूँ इस तरह से। ये 28 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 × 64, 8 दूना 16। अब 8 का और यहाँ 0 लगेगा, एक 0 भी है, प्लस इसमें हो जाएगा 2 2 4। अब इनको ऐड कर देंगे तो 4 4 और 2 6, 2 2 4, 2 4 6 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स ये है वॉल्यूम, यानी कि आयतन से रिलेटेड, सॉलिड के जो आयतन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और एग्जाम में ये भी आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन एक पक्का आता ही है। रिसेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वॉल्यूम का पूछा गया था, शायद कोण का पूछा था। तो यहाँ पर इसके लिए आपको बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन आप सभी को पता है इस तरह से होता है, ये बेलन होता है जहाँ पर एक त्रिज्या होती है और हाइट होती है। इसको आयतन का जो फॉर्मूला है वैसे तो πr² होता है, अगर आप भूल भी जाएँ तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित कोई सी भी एक दूरी। तो यहाँ पर सर्कल दिया है इसलिए सर्कल का क्षेत्रफल πr² लगाते हैं और एक दूरी का मल्टीप्लाई मतलब एक हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयतन का सूत्र याद आ जाता है। तो यहाँ पर ये आयतन का सूत्र हम इस तरह से बना भी सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। यहाँ पर पाई होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी देके रखी है यहाँ पर 14 × 14 और हाइट है 10, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 2 दूना 4 44 और ये 0 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 का, ये 0, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 56 57 58 60 60 और 61, 6160 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि क्या है आयतन है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में 5 लाल, 2 हरी तथा 3 नीली गेंदें हैं। यदि इसमें से 4 गेंदें रैंडमली यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी संभावना क्या है कि उसमें 2 गेंद हरी और 2 गेंद नीली निकले। तो फ्रेंड्स टोटल पहले तो यहाँ पर बता दूँ मैं, थैले में टोटल गेंद कितनी होगी, 5 ये है, 2 ये है, 5 2 7 और 3 नीली है 10।
तो टोटल 10 गेंदें हैं हमारी यहाँ पर। और यहाँ पर निकालने कितनी गेंदें हैं, 4। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जिसे कहा जाता है संचय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर संचय का फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, मैंने आपको फ्रेंड्स जो सिक्का है, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमेशा 2 की पावर n वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर n क्या है, कितने सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इसी तरह से इनके लिए क्रमचय का c वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, एक p वाला भी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको हम PC4 भी करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला क्यों यूज़ नहीं करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रमचय और संचय में। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस है कि जब कोई सी चीज़ आपको, जब ग्रुप बनाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पर गेंद निकाली जा रही है, तो ग्रुप में आपका क्रम का अगर ध्यान रखा जाए, क्रम यानी कि ऑर्डर, इसका अगर आप ध्यान रखते हैं, इसका ऑर्डर चाहिए अगर आपको सॉल्यूशन में, तो आपको संचय यूज़ करना है। और अगर आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो आपको क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन यूज़ करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हमारी क्या ऑर्डर है, हमारे क्वेश्चन में क्या क्रम बन रहा है, हमें 2 गेंद हरी और 2 गेंद नीली ही चाहिए, मतलब हमें क्रम चाहिए। क्रम बन गया ना हमारा, ग्रुप ऑर्डर बन गई हमारी, इसलिए हम यहाँ पर संचय का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो संचय का फॉर्मूला, अब इसको हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे ओपन किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। n यहाँ पर है ऊपर वाला नंबर 10, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। r नीचे वाला नंबर होता है और ये n ऊपर वाला नंबर होता है। अब इसको ओपन कैसे किया जाता है, ये 10 फैक्टोरियल है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो 10 उल्टा जाते हैं, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लगा उसका मतलब ये कि 6, 5, 4, 3, 1 तक भी इसको ओपन कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया आपको समझ में आ जाएगा। 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल, देखा, इसलिए मैंने इसको, ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए ओपन नहीं किया था। 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं तो 4, 3, 2 और 1, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 दूना 8, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3, 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 2 1 0। तो ये क्या हुआ, ये क्या मिला फ्रेंड्स हमें, ये हमारे, हम प्रोबेबिलिटी निकालते तो हमें नीचे टोटल चाहिए होता, तो ये आ गया हमारा टोटल। टोटल इतने केस रहेंगे हमारे पास। अब इसमें से क्या चाहिए आपको, इसमें से चाहिए कि 2 गेंदें हरी और 2 गेंदें नीली होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास जो है, हरी गेंदें कितनी हैं, 2 है, तो 2 हरी गेंदों में से हमें 2 हरी गेंद चाहिए, और इसलिए मल्टीप्लाई लगाएंगे। 2 गेंद नीली, नीली गेंद कितनी है, 3, तो 3 में से हमें 2 गेंद नीली चाहिए, डिवाइड में टोटल, ये हमारा आउटपुट और ये हमारा टोटल। इस तरह से निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी, आपको पता होगा। इसकी वैल्यू हमेशा आपको ध्यान रखना 1 होगी। ये होगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 निकलेगी। आगे इसको इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, और ये 210। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 1 डिवाइड बाई 70 इसका आंसर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में से इस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो बहुत ईजी, अगर एक बार कर लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री का पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक एंगल वो होते हैं जिनका जो सम है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कॉपी में नोट कर लीजिए। और एक संपूरक, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। इनके ऊपर क्वेश्चन, ये IMP क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें पूरक कोण पूछा, हम पूरक कोण 90 डिग्री लगाएंगे। यहाँ पर 60 डिग्री है, एक दूसरा कोण x मान लिया, दोनों का सम 90 डिग्री करेंगे। 60 माइनस 90 30 डिग्री, तो 60 का जो पूरक कोण निकला वो फ्रेंड्स कितना निकला, 30 डिग्री। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, पूरक और संपूरक, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है फ्रेंड्स। पूरक में हम संपूरक और संपूरक में पूरक हम कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन सा पूरक है कौन सा संपूरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A और B का एक दिन का काम निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 डे वर्क, वो कितना आएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 35। जबकि A अकेला इसे ख़त्म कर सकता है 60 दिन में, मतलब A का 1 डे का काम कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 60। तो 20 कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये पूछा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों का मिलकर ही, इसमें से अगर हम A का हटा देते हैं तो किसका आ जाएगा, B का आ जाएगा।
तो दोनों का मिलकर 135, इसमें से मैंने हटा दिया किसका, ए का, तो बी का मुझे यहाँ पर 1 डे का वर्क आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा 60 माइनस 35, 60 इंटू 35, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5, 10 माइनस 5 5, 25 डिवाइड बाई 60 इंटू 35, ये हो जाएगा 5 5 से 25, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 12 7 ज़ा 84, 1 डिवाइड बाई 84, बी का एक दिन का काम आ गया। तो यहाँ पर दिन पूछे तो उसको रिवर्स कर दीजिए, तो कितने दिन आ जाएंगे फ्रेंड्स, 84 डेज आ जाएंगे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। सारे टाइम और वर्क के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वह 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे के रखी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपसे पूछिए, टाइम दिया है 45 मिनट। यहाँ पर कन्वर्जन का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजी पूछते हैं लेकिन कन्वर्जन में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर और है और यहाँ पर मिनट है। आप सभी को पता है कि एक घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने घंटे होंगे, हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 60। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू डी, 45 डिवाइड बाई 60, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इंटू 45 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू डी, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और एक 22, 2 2 5 डिवाइड बाई 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 6 24 और 4 2 8, 4 5 56.25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कन्वर्जन में गड़बड़ा हो जाती है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लोगों ने डिस्कस तो नहीं किए थे पेपर में, बट ये हमारे टॉपिक में दिया है तो इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है साइन 90 प्लस कोस 90 प्लस टेन 90 का मान क्या होगा। तो साइन कॉस टेन इन सभी की 0 से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 90 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होती है, 1, कॉस 90 0, टेन 90 इनफाइनाइट, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस इनफाइनाइट भी कितना होगा 1। तो इसका आंसर कितना मिलेगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वैल्यू अगर आपको नहीं याद होगी तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, तो वैल्यू याद कर लीजिएगा और एग्जाम से एक दिन पहले इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन के क्वेश्चंस पे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अब डिफ्रेंशिएशन इसका हमें किस तरह से करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 नंबर दे के रखे, 2 अलग अलग टर्म है, एक्स अलग है और ई टू द पावर एक्स अलग है। और जब 2 नंबर दे के रखे हो, 2 टर्म दे के रखी हो, तो उसका अवकलन ऐसे किया जाता है कि पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले का अवकलन किया जाता है, प्लस लगाते हैं, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और पहले वाले का अवकलन किया जाता है। ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है फ्रेंड्स वो कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ये ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ लिखा, और एक्स का कितना होगा 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर एक्स, अंदर बचा 1 प्लस एक्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आव्यूह का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैट्रिक्स भी हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके भी क्वेश्चन हमें बेसिक लेवल के एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है, तो इनके क्वेश्चंस में टेस्ट पेपर में डालती रहूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पर ये 2 आव्यूह दे के रखे हैं, मैट्रिक्स दे के रखे हैं, इनका आपको सम एडिशन बताना है। तो यहाँ पर ए और बी का योग यानी कि सम बताना। तो ए कितना है 1 2 3 4 5 6 और प्लस बी कितना है, बी है 6 5 4 3 2 1। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ते कैसे हैं, पहली टर्म से, दूसरी से और तीसरी से जुड़ती है। 1 प्लस 6 कितना होगा 7, 5 प्लस 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7। तो इनका जो सम निकला वो फ्रेंड्स कितना निकला 7 7 7। यहाँ पर सम है मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवाइड
माइनस करना, ये बेसिक ऑपरेशंस इनमें सब आपको करना आना चाहिए। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर के। इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट में है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। इस वजह से मैं इन टेस्ट पेपर को आपके लिए 2 पार्ट में ब्रेक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।